नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही मेडिकल स्टाफ के 810 पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट में और कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में पास हुए अहम प्रस्ताव। किसानों के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण, अस्पतालों में बेड क्षमता वृद्धि और नई भर्ती, एसडीजी मूल्यांकन योजना की स्वीकृति, सागर में नवीन सिविल जज न्यायालय की स्थापना। कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर एवं डिंडोरी में 800 बिस्तरों का उन्नयन और चिकित्सालयों के संचालन के लिए 810 नए पद की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 543 नियमित, 4 संविदा एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 263 पदों की स्वीकृति दी गई है। 5 जिला अस्पतालों में नियमित 543 पद, संविदा के 400 और आउटसोर्स के 263 पदों को भरा जाएगा। इस पर सालाना 39.50 करोड़ खर्च होंगे। इस फैसले के बाद टीकमगढ़ में 300 बिस्तर का अस्पताल 500 बिस्तर का होगा। श्योपुर का जिला अस्पताल 200 से 300 बेड का होगा। नीमच का अस्पताल 200 से 400 बेड का होगा। सिंगरौली में जिला अस्पताल 200 से 400 बेड का हो जाएगा और डिंडोरी में 100 बेड का अस्पताल 200 बेड का होगा। हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले जहां पर जिला अस्पतालों के स्वीकृत बेड की संख्या से ज़्यादा वहां की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये जिले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी। बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी जिलों में वो डिटेल है। इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे। नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय नीमच 200 बेड का है, अभी वो 400 बेड का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय सिंगरौली 200 का है, वो 400 हो जाएगा। श्योपुर 200 है, वो 300 हो जाएगा। और डिंडोरी भी 100 बेड का है, वो 200 बेड हो जाएगा। इससे इन आदिवासी बाहुल इलाकों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में काफ़ी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि रीडेसिफिकेशन पॉलिसी 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब ये तय हुआ है कि निर्वतन जमीन ऑक्शन देने की प्रक्रिया में ऑक्शन होने वाली जमीन पर पूरी राशि से विकास किया जाएगा। अभी तक कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 100% ऑक्शन होता था। जैसे जिस शहर की जमीन रीडेसिफिकेशन में परिवर्तित होगी उससे विकास कार्य तेज होंगे। 2020-22 की पॉलिसी में ये प्रावधान था कि जिस जमीन का निवर्तन किया जाएगा उस कलेक्टर गाइडलाइन के 60% के आधार पर उसका ऑफसेट प्राइस तय होता है और 100% गाइडलाइन और 60% एरिया पर ये होता था। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ है कि अब जो ज़मीन ऑक्शन में जाएगी, निवर्तन जिसका होगा, उसमें कलेक्टर गाइडलाइन के 100% के आधार पर अब प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकेंगे
और जिस शहर की ज़मीन निवर्तन होगी उस शहर में अब ज़्यादा विकास के कार्य हो सकेंगे। अभी 100 रुपए की ज़मीन होती थी तो 60 रुपए के काम वहाँ पर लिए जा सकते थे। अब 100 रुपए की ज़मीन है तो 100 रुपए के कार्य वहाँ पर लिए जा सकेंगे, जो उस शहर के विकास में, जिस शहर की ज़मीन निवर्तन हो रही है तो उस शहर के विकास में वो ज़्यादा काम करना संभव हो पाएगा। तो कुल मिला के ये जो रीडेंसिफिकेशन की पॉलिसी में ये जो संशोधन की आवश्यकता थी उसको आज मंत्रिपरिषद ने उसमें मोहर लगाई है। अब रीडेसिफिकेशन में दी गई जमीन के बदले 100% के आधार पर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। अभी तक ऐसी जमीन पर 60% राशि से काम होता था और अब 100% राशि से कार्य होंगे। इसके साथ ही सागर के मालथौन में एक न्यायालय की स्थापना को मंजूरी देते हुए कई पदों को मंजूरी दी गई है। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की उसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिला के यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज लिए गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों को सम्मानित करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता पर काम होगा। किसानों को शून्य ब्याज पर पैसा मिलेगा। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए सभी को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे, इसके लिए आज इसका मूल्यांकन और ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़, 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि, ये वो लक्ष्य हैं जिनके प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पर काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। बैंकों के माध्यम से 0% पर लोन साल 2012-13 से दिया जा रहा है, उसे 2025-26 में बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक 3 लाख तक लोन मिलता था और इसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ तक लोन कर दिया जाएगा। कैबिनेट द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 तय की गई है। की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से जो किसानों को 0% ब्याज पर जो लोन दिया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2012-13 से हमारी सरकार लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई प्रकार के न सिर्फ सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का काम हो रहा है, बल्कि किसानों की लागत मूल्य कम हो इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण देना जारी रहेगा। इस योजना में खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां पैक्स द्वारा 3 लाख रुपए तक के दिए गए अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को
4% प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों के मुताबिक राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 15 नवंबर से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी प्रारंभ होगी। धान खरीदी हेतु मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनाया जाएगा। अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को समय से भुगतान किया जाएगा। टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा किसानों को सोसाइटियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। कैबिनेट में और कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में पास हुए अहम प्रस्ताव। धान उपार्जन मूल्य 3100 रुपए निर्धारित। आपातकालीन वेतन ऋण योजना को मंजूरी। विशेष शिक्षक भर्ती में मिली छूट। वित्त निगम को 24.5 करोड़ रुपए की ऋण वापसी। राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। ये पूरी बैठक पूरी तरह धान खरीदी व्यवस्था पर केंद्रित रही। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों के हित में कई बड़े निर्णय लिए हैं। कैबिनेट ने तय किया है कि प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। यह प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होगी। धान खरीदी में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए KYC को अनिवार्य किया गया है। किसानों को भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 रखी गई है। इस वर्ष डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सत्यापन कराया गया है, जिससे वास्तविक रकबा ऑनलाइन दर्ज हुआ है। मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महत्वपूर्ण रूप से राज्य के किसानों से खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष KYC के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो एवं डुप्लीकेशन दोहराव ना हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है, जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप में सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 2 अक्टूबर से डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं मैनुअल गिरदावली के डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा रहा है। किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु टोकन तुम्हार हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत किसान स्वयं अपनी सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किए जाने हेतु टोकन
काट सकेंगे। धान खरीदी के दौरान किसानों को लंबी कतारों से राहत देने के लिए तुम्हार हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन प्रणाली लागू की जाएगी। किसान अपनी सुविधा अनुसार तिथि चुनकर टोकन प्राप्त कर सकेंगे। वास्तविक किसानों से खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया जाएगा। प्रदेश के 2739 खरीदी केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी समिति ने शून्य सुखद दर्ज होता है तो उसे 5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धान की रिसाइकलिंग रोकने और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए मार्कफेड कार्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। धान के परिवहन में मितव्ययिता और पारदर्शिता के लिए भौतिक सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी। सीमावर्ती राज्यों से अवैध आवक रोकने के लिए विशेष चेकिंग दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का प्रभारी बनाया जाएगा ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आपातकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेतन के खिलाफ बैंक से ऋण प्राप्त करने की योजना को मंजूरी दी गई है। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी। 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किए जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों को खरीद वर्ष 2025-26 में शून्य सुखद आने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जाएगा। धान खरीदी हेतु आवश्यकता अनुसार नए एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में धान की रिसाइकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान खरीदी केंद्रों में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केंद्रों धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिले स्तर पर गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययिता को सुनिश्चित किए जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है जो धान खरीदी के इस वर्ष की नीति में प्रावधानित किए गए हैं। किसानों के धान की खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हो, मजबूत व्यवस्था हो और जो डुप्लीकेशन, रिसाइकलिंग, इन सब को कैसे रोका जाए इसके लेकर भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। किसानों को किसी तरह से दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित करने की ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित में व्यापक रूप से ये धान खरीदी की नीति बनाई गई। स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में एक बार छूट प्रदान करने के लिए 100 विशेष शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। राष्ट्रीय विकलांगता वित्त और विकास निगम NDFDC को 24.5 करोड़ रुपए की एक मुश्त ऋण वापसी की मंजूरी दी गई है। यह राशि विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दी गई थी। राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत राज्य को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की योजना है। इस निर्णय से विकलांग व्यक्तियों की वित्तीय स्वतंत्रता और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों से दोनों ही प्रदेशों के विकास को गति मिलेगी, साथ ही किसानों, युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार होगा। हालांकि देखना होगा कि बैठक में पास हुए प्रस्तावों का असर जमीनी स्तर पर कब देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।